बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है EIGRP। EIGRP को हम दो लेक्चर्स में कवर करेंगे, जिसका फर्स्ट लेक्चर थ्योरी बेस होगा और जो सेकंड लेक्चर होगा वो लैब होगी। EIGRP को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप इन पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा एंड कुछ अजाफी चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो कहता है इनिशियली EIGRP वाज सिस्को प्रोप्राइटरी। EIGRP को सिस्को ने डेवलप किया था, ये सिस्को प्रोप्राइटरी था, बट लेटर ऑन इन 2013 द फंक्शनैलिटी ऑफ EIGRP वाज कन्वर्टेड इन ओपन स्टैंडर्ड। ये 2013 में EIGRP स्टैंडर्डाइज हो गया था, ओपन स्टैंडर्ड था। अब पॉइंट नंबर 2 की अगर बात करें, हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। अब स्टार्टिंग में EIGRP को हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? बिकॉज इसलिए बोला जाता था क्योंकि लोग कहते थे कि जो EIGRP है इसमें दोनों फंक्शनैलिटीज हैं। ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल भी है एंड लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल भी है। अब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या, जब मैंने री पढ़ाया था तो मैंने बताया था व्हाट इज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। और अगर आपने OSPF पढ़ा तो आपको लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल भी पता लग जाएगा कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। फिल वक्त अगर आपने OSPF नहीं भी पढ़ा तो हमारी EIGRP से जो अगली वीडियो होगी वो OSPF पे ही होगी, देन आपको लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का भी आइडिया हो जाएगा। लेकिन बट लेटर ऑन बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे कि जो EIGRP है इसमें ज़्यादा फंक्शनैलिटीज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की है। कुछ लोग कहते थे नहीं, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की नहीं, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की ज़्यादा फंक्शनैलिटीज है। बट लेटर ऑन हमने इसको डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं बोला, हमने इसको कह दिया ये एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। हमने इसको एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल बता दिया। अब जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो बोलता है सिमिलैरिटीज बिटवीन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल एंड एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के व्हाट इज द सिमिलर थिंग्स बिटवीन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल एंड एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। इसको समझाने के लिए आपके सामने एक टोपोलॉजी रख रहा हूँ। ये आपके सामने एक टोपोलॉजी है जिसमें R1 R2 है एंड R1 R2 के दरम्यान में 10.10.10.0/24 का नेटवर्क चल रहा है। R1 के लैन में 192.168.10.0 का नेटवर्क चल रहा है एंड R2 के लैन में 20.0 का नेटवर्क चल रहा है। जो इसका फर्स्ट सिमिलर थिंग्स बिटवीन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल एंड एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल इज लूप प्रिवेंशन। लूप प्रिवेंशन जैसे आप सबको पता है कि हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, जब मैं रीप को डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको स्प्लिट होराइजंस का कॉन्सेप्ट बताया था। स्प्लिट होराइजंस का कॉन्सेप्ट मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। स्प्लिट होराइजन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर R2 का इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, अगर ये एडवर्टाइज कर रहा है 192.168.20.0 टूवर्ड्स R1, अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर R2 का इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 एडवर्टाइज कर रहा है 192.168.2.0 टूवर्ड्स R1, तो कभी भी R2 फास्ट इथरनेट 0/0 पे 192.168.20.0 की अपडेट कभी भी रिसीव नहीं करेगा। अगर इस इंटरफेस से सेंड हुई है तो इसी नेटवर्क की अपडेट इसी इंटरफेस पे कभी भी रिसीव नहीं होगी। दैट कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्प्लिट होराइजंस। एंड ये स्प्लिट होराइजंस क्या करता है? लेयर 3 की लूप्स को अवॉइड करता है। अगर आपको याद हो, लेयर 2 की लूप्स को कौन अवॉइड करता है? STP। तो लेयर 2 की लूप्स को अवॉइड करता है STP, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। एंड जो लेयर 3 की लूप्स को अवॉइड करता है वो होता है स्प्लिट होराइजंस। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है काउंट टू इन्फिनिटी, जो कि सिमिलर थिंग्स थी एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल एंड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में। इसका सेकंड पॉइंट है काउंट टू इन्फिनिटी। काउंट टू इन्फिनिटी में क्या था कि हम रिप में जब हमने डिस्कस किया था, हमने बोला था कि जो रिप का मैक्सिमम होप काउंट है वो है 16। इसी तरह EIGRP का होप काउंट होता है 254। इसका भी जो होप काउंट है वो है लिमिटेड। ये सिमिलर थिंग्स थी कि हम EIGRP सॉरी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल एंड एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में सिमिलर थिंग्स। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा शॉर्ट कमिंग्स इन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल एंड एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। अब ये क्या चीज़ है, इसके लिए भी मैं आपको एक टोपोलॉजी में लेके जा रहा हूँ। ये मैं डिलीट करता हूँ एंड न्यू टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं 4 आउटर्स की नई टोपोलॉजी बना लेता हूँ। मैं R1 R2 R3 R4
इन्हें कनेक्ट कर लेते हैं वाया क्रॉस केबल। ओके फाइन, हमने क्या किया, हमने 4 राउटर्स की एक टोपोलॉजी ली एंड इन राउटर्स को हमने क्रॉस केबल के जरिए कनेक्ट कर लिया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके शॉर्ट कमिंग्स। शॉर्ट कमिंग्स में इसका जो सबसे फर्स्ट शॉर्ट कमिंग्स है वो है लिमिटेड विजिबिलिटी। लिमिटेड विजिबिलिटी, लिमिटेड विजिबिलिटी क्या, अगर हम बात करें R1 की, सपोज ये R1 राउटर है, लिखा R2 है, लेकिन खैर अगर ये हमारे पास R1 राउटर है, सो इस राउटर को सिर्फ और सिर्फ अपने नेबर्स की डिटेल पता होगी, मतलब R1 को डिटेल पता होगी R3 की एंड R4 की। R1 कभी नहीं जान सकता कि इसके नेबर आगे कैसे कनेक्टेड है, मतलब हो सकता है कि इसके नेबर आगे 5 राउटर के साथ कनेक्टेड हो, 7 राउटर के साथ कनेक्टेड हो, लेकिन EIGRP के केस में R1 कभी नहीं जान सकता कि इसके नेबर्स आगे कैसे कनेक्टेड है। हाँ, ये EIGRP ये जरूर जानता है कि मैं अपने नेबर से कैसे कनेक्टेड हूँ, लेकिन EIGRP ये कभी नहीं जान सकता कि मेरे नेबर आगे कैसे कनेक्टेड है। जस्ट लाइक OSPF को अपनी पूरी की पूरी टोपोलॉजी के बारे में पता होता है, उसको इवन ये भी पता होता है कि मेरे नेबर्स आगे कैसे कनेक्टेड है। बट इन द केस ऑफ EIGRP को सिर्फ और सिर्फ अपने नेबर्स के बारे में पता होता है। EIGRP कभी ये जान नहीं सकता कि इसके नेबर्स आगे कैसे कनेक्टेड है। सो ये इसका शॉर्ट कमिंग है, लिमिटेड विजिबिलिटी। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, व्हाई वी यूज EIGRP, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। आपको पेंट ब्रश पे लेके जाता हूँ एंड आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से हमारे पास R1 R2 R3 है एंड हमारा यहाँ कोई सोर्स लगा हुआ है, सपोज कर लो यहाँ कोई पीसी बैठा हुआ है। ओके, यहाँ पीसी बैठा हुआ है और ये पीसी पहुंचना चाह रहा है इस डेस्टिनेशन पे 100.10.10.0 पे। अब अब R1 के पास इस पूरे के पूरे नेटवर्क पे सपोज कर लो EIGRP चाह रहे हैं, इस पूरे के पूरे नेटवर्क में हमने EIGRP कॉन्फ़िगर कर दिया। अब होगा क्या, अब इसके पास दो पाथ्स हैं R1 के पास, या तो R1 जो हमारा डेस्टिनेशन बनेगी R1 टू R2 एंड R2 टू डेस्टिनेशन, या तो हमारी डेस्टिनेशन बनेगी R1 टू R3 R3 टू डेस्टिनेशन, डिपेंडिंग अपॉन द मैट्रिक वैल्यू। सॉरी, अब मैट्रिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो पाथ्स हैं। एक हमारे पास प्राइमरी पाथ है जो कि R1, सपोज करो हमारा जो प्राइमरी पाथ है, जो हमारा ये वाला लिंक था, ये हम एज्यूम कर रहे हैं 5 Mbps एंड जो नीचे वाला लिंक है ये हमारे पास 1 Mbps का है। तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि जो हमारा प्राइमरी लिंक बने, जहाँ से हमारी ट्रैफिक जाए वो ऊपर से जाए। तो सपोज हमारी ट्रैफिक R1 से R2 एंड R2 से डेस्टिनेशन तक पहुँच रही है वाया R1 टू R2 लिंक। सो ये हमारा हो गया प्राइमरी पाथ। एंड जो हमारा नीचे वाला लिंक है R1 टू R3 एंड R3 टू डेस्टिनेशन, ये हमारा हो गया बैकअप पाथ। सो अब होगा क्या, अब होगा क्यों, अब EIGRP यहाँ दो किस्म के टेबल्स मेंटेन करेगा। एक टेबल मेंटेन करेगा अपना टोपोलॉजी टेबल एंड एक वो टेबल मेंटेन करेगा राउटिंग टेबल। टोपोलॉजी टेबल में इसके क्या इंफॉर्मेशन होगी, टू रीच 100.10.10.0 we have two paths. Number one path 10.10.10.0 and number two 20.20.20.0. So टोपोलॉजी टेबल्स के अंदर ये दो राउट्स इंस्टॉल हो जाएंगे, बिकॉज हमारे पास डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए दो राउट्स हैं। बट अब राउटिंग टेबल में कौन सा पाथ आएगा, तो आपने ये बात याद रखनी है, राउटिंग टेबल में जो पाथ आएगा वो सिर्फ और सिर्फ आएगा प्राइमरी पाथ, जहां से हमारी एक्चुअल ट्रैफिक मूव कर रही है, मतलब 10.10.10.0/24। सो राउटिंग टेबल में ये पाथ आएगा कि जिस जगह से ट्रैफिक हमने मूव हो रही है या जहां से हमारी ट्रैफिक फॉरवर्ड हो रही है वो वाला राउट अपने राउटिंग टेबल में आ जाएगा। एंड इन एनी केस अगर हमारा जो प्राइमरी लिंक है किसी भी रीजन की वजह से अगर डाउन हो जाता है, ये अगर लिंक डाउन होता है, तो विद इन मिली सेकेंड्स जो बैकअप पाथ होगा
वो राउटिंग टेबल में आके इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब अब यहाँ 10.10.10 से एंट्री नहीं आएंगी, अब यहाँ 20.20.20.20 से एंट्री आएंगी, सॉरी 20.20.20.0 से एंट्रीज आएंगी। सो यही रीजन है कि हम EIGRP यूज करते हैं, बिकॉज EIGRP यूज dual algorithm to find primary and backup path। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि जिन्होंने EIGRP पढ़ा है वो कह रहे होंगे सर इसे प्राइमरी एंड बैकअप पाथ नहीं बोलते, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हम इसे सक्सेसर एंड फिजिबल सक्सेसर बोलते हैं। लेकिन अभी फिल वक्त हमने वो टर्म्स अभी डिस्कस ही नहीं की, हम इंशाल्लाह भी करेंगे डिस्कस। तो अभी फिल वक्त इसे मैं प्राइमरी एंड बैकअप पाथ बोल रहा हूँ। सो अगर मैं अगला पॉइंट डिस्कस करूं कि वाई वी यूज EIGRP, सो इसके बेटर हेलो टाइमर्स की वजह से। बेटर हेलो टाइमर्स, आप सबको पता है कि जो रिप था वो हर 30 सेकंड के बाद क्या करता था, अपडेट सेंड करता था टुवर्ड्स रिप, जबकि जो EIGRP है ये हर 5 सेकंड्स के बाद सेंड करता है हेलो पैकेट्स, एवरी 5 सेकंड्स। EIGRP हेलो टाइमर 5 सेकंड, एंड जो इसके होल्ड डाउन टाइमर होते हैं, होल्ड डाउन टाइमर वो होता है 15 सेकंड। सो ये इसके जो है बेटर हेलो टाइमर्स है, 5 सेकंड फॉर हेलो टाइमर्स एंड 15 सेकंड्स फॉर होल्ड ऑन टाइमर। सो अगर हम इसका जो अगला बेनिफिट डिस्कस करें वो है ट्रिगर अपडेट्स। लेट मी क्लियर दिस वन। ओके फाइन। तो थर्ड अगर पॉइंट मैं अपने डिस्कस करना चाहूँ तो वो है हमारे पास ट्रिगर अपडेट्स। सो ट्रिगर अपडेट्स आप सबको पता है कि रिप जो था हर 30 सेकंड के बाद अपना राउटिंग टेबल उठा के सेंड करता था, जबकि जो EIGRP के केस में है कि अगर कोई एंट्री अपडेट होती है जैन उसी टाइम ट्रिगर अपडेट्स आएंगी टुवर्ड्स इट्स नेबर्स, इसके नेबर्स के जाके वो वाला जो राउटिंग टेबल था वो अपडेट हो जाएगा। सो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें कि वाई वी यूज EIGRP फॉर ये जो है अनइक्वल लोड बैलेंसिंग। अब अनइक्वल लोड बैलेंसिंग क्या, अगर हम किसी ना किसी तरीके से ये प्राइमरी पाथ एंड जो बैकअप पाथ है दोनों इसके राउटिंग टेबल में आए, एडमिनिस्ट्रेटर के पास अगर कैलकुलेशन ऐसी करें कि ये दोनों राउट्स राउटिंग टेबल में आ जाए, जो कि पॉसिबल है, इजी है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दोनों पाथ इसके राउटिंग टेबल में आ सकते हैं। तो आप सबको पता है कि अगर ये दोनों पाथ प्राइमरी पाथ प्लस बैकअप पाथ इसके राउटिंग टेबल में आ जाए तो लोड बैलेंसिंग शुरू हो जाएगी। कुछ पैकेट्स ये ऊपर वाले लिंक पे सेंड करेगा एंड कुछ पैकेट्स ये नीचे वाले लिंक पे सेंड करेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सपोज करो अगर ये 5 MBP का इसका लिंक है एंड ये 1 MBPS का लिंक है, तो क्या हो रहा होगा कि आपके 3 पैकेट यहाँ जा रहे होंगे, 3 पैकेट्स यहाँ जा रहे होंगे। तो क्यों ना आप ऐसा हो कि जहाँ आपका हैवी लिंक है 5 MBPS का लिंक है, आप वहाँ 3 पैकेट सेंड करो, और जो आपका लोअर लिंक है मतलब 1 MBPS का लिंक है वो वहाँ 1 पैकेट सेंड करो। तो रेशो क्या हो, 3:1, मतलब ऊपर वाले लिंक से हमारे पास 3 पैकेट्स जाए एंड नीचे वाले लिंक से हमारे पास 1 पैकेट जाए। सो EIGRP आपको फैसिलिटी रिक्वायर करता है अनइक्वल लोड बैलेंसिंग। सो EIGRP में पॉसिबल है कि आप ऊपर वाले लिंक से 3 पैकेट भेज दें एंड जो नीचे वाले लिंक से आप 1 पैकेट भेज दें। सो दैट कॉन्सेप्ट कॉल्ड अनइक्वल लोड बैलेंसिंग। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे थे व्हाट इज टोपोलॉजी टेबल एंड व्हाट इज राउटिंग टेबल। ये भी मैं आपको डिस्कस कर दिया कि अगर आपके पास डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए अगर दो से ज्यादा वे हैं, दो या दो से ज्यादा वे हैं, तो वो सारे के सारे पार्ट टोपोलॉजी टेबल में आ जाएंगे। लेकिन अब एक्चुअल ट्रैफिक जहां से मूव होगी वो अकेले वाला राउट आपके राउटिंग टेबल में इंस्टॉल हो जाएगा। सो व्हाट इज टोपोलॉजी टेबल एंड व्हाट इज राउटिंग टेबल, ये भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। बेनिफिट्स ऑफ EIGRP ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक कैलकुलेशन। अब मैट्रिक कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं? सो हमारे पास 6 वैल्यूज होती है, जो अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो के वैल्यू है वो मैट्रिक वैल्यू होती है EIGRP की। नो, K value is not a metric value of EIGRP, but it is used to calculate the metric of EIGRP. So जो हमारे पास metric calculation में चीजें यूज होती हैं वो हमारे पास होती हैं bandwidth, delay, reliability, load, MTU and dot count. These all six called vector metric value of EIGRP. ये वेक्टर मैट्रिक वैल्यू कब यूज होती है? जब EIGRP अपने नेबर फॉर्मेशन कार होता है तब ये छह वैल्यूज
दोनों राउटर्स लेट्स से R1 R2 के दरमियान में EIGRP रन कर रहा है एंड जब EIGRP अपना नेबर फॉर्मेशन कर रहा होगा तो ये छह वैल्यूज आपस में एक्सचेंज करेगा और अपनी नेबर फॉर्मेशन करेगा। लेकिन हम जो अपनी बैटरी कैलकुलेट करते हैं वो फर्स्ट फोर मैट्रिक वैल्यू पे करते हैं, मतलब बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी एंड लोड, एंड दीज आर कॉल्ड कंपोजिट मैट्रिक वैल्यू। लेकिन अगर हम हार्डकोर बात करें, अगर हम एग्जैक्टली मैट्रिक कैलकुलेशन देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बैंडविड्थ एंड डिले पे होती है। जो हमारे पास बैंडविड्थ एंड डिले है ये हार्ड वैल्यू है, एंड जो रिलायबिलिटी और लोड है ये हमारे पास सॉफ्ट वैल्यूज है। बैंडविड्थ एंड डिले कॉन्फ़िगरेबल है एंड जो रिलायबिलिटी एंड लोड है ये कॉन्फ़िगरेबल नहीं है। बाज़ बात ये होता है कि किसी लिंक पे कभी लोड ज्यादा होता है, कभी लोड कम होता है। सो जो बैंडविड्थ और डिले में से अगर कोई वैल्यू चेंज होती है सो आपकी जो नेबरशिप है वो डाउन होगी और वो दोबारा रीसीव होगी। सो ये 6 वैल्यू है जो कि मैट्रिक कैलकुलेशन में हिस्सा लेते हैं। सो अब आपका क्वेश्चन माइंड में राइज हो रहा होगा कि हम इन 6 वैल्यू से मैट्रिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कैसे। तो उसके लिए एक फार्मूला आता है, मैं फार्मूला आपको बता दूं। फार्मूला 256 multiply by slowest bandwidth the path plus delay all links। आपके पास जो बैंडविड्थ आएगी आपने क्या करना है, बैंडविड्थ इक्वल टू 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। ऐसे आपने इसकी बैंडविड्थ वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एंड पे आपका एक आंसर आ जाएगा जो कि आपका मैट्रिक वैल्यू होगी। एंड इसके बाद हम क्या डिस्कस करने जा रहे थे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे कुछ टर्मिनोलॉजी है EIGRP के बारे में, जैसे हमारे पास विजिबल डिस्टेंस है, एडवर्टाइज डिस्टेंस है, सक्सेसर है, विजिबल सक्सेसर है, एक्टिव राउट है एंड पैसिव राउट है। अब हम बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे एंड इसको डिस्कस करने के लिए मैं पेड ब्रश में आता हूँ एंड यहाँ कुछ मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ एंड देन आपको डिफाइन करता हूँ कि व्हाट इज सक्सेसर, विजिबल डिस्टेंस एंड एक्स्ट्रा। अगर मैं इस लिंक की कॉस्ट लिखूं, मैं अज्यूम करूं कि जो इस लिंक की कॉस्ट है वो है 200 एंड जो इस लिंक की कॉस्ट है वो है 20 एंड जो इस लिंक की कॉस्ट है वो है 400 एंड जो इस लिंक की कॉस्ट है वो है 400। अब एक्चुअल में होता क्या है, अब R1 टू, अब हमारे पास डेस्टिनेशन तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक R1 टू R2 एंड R2 टू डेस्टिनेशन, एंड जो हमारे पास नेक्स्ट पाथ है R1 टू R3 एंड R3 टू डेस्टिनेशन। अब विजिबल डिस्टेंस इसको कहते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ। विजिबल डिस्टेंस ये कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी। अगर हम इस लिंक की बात करते हैं R1 टू R2 एंड R2 टू डेस्टिनेशन, सो 200 प्लस 20 इक्वल्स टू 220। सो इसका जो विजिबल डिस्टेंस आया वो आया हमारे पास 220 एंड जो हमारे पास एडवर्टाइज डिस्टेंस होता है, नाउ व्हाट इज एडवर्टाइज डिस्टेंस। एडवर्टाइज डिस्टेंस क्या, एडवर्टाइज डिस्टेंस ये बताता है कि जो डेस्टिनेशन है मेरे नेबर से कितना दूर है। अगर हम R1 है तो इसका नेबर कौन है R2, सो R2 से डेस्टिनेशन सिर्फ 20 कोस पे दूर है। सो जो इसका एडवर्टाइज डिस्टेंस हो गया वो हो गया 20। अगर हम इस लिंक की बात करें R1 से R3 एंड R3 से डेस्टिनेशन, सो R1 से अगर हम विजिबल डिस्टेंस की बात करें तो कितना होना चाहिए बताइएगा, 400 प्लस 40 इक्वल्स टू 440। एंड अगर हम एडवर्टाइज डिस्टेंस की बात करें कि मेरे नेबर से मेरी डेस्टिनेशन कितनी दूर है, विच इज इक्वल टू 40। अब ये आपके सामने एक विजिबल डिस्टेंस आ गया एंड एडवर्टाइज डिस्टेंस आ गया। होप सो आपको विजिबल डिस्टेंस एंड एडवर्टाइज डिस्टेंस के बारे में पता लग गया होगा। सो आपने एक बात याद रखनी है, जिसका विजिबल डिस्टेंस सबसे कम होगा वो वाला पाथ हमारे पास प्राइमरी पाथ बन जाएगा। अब जिसको मैं प्राइमरी पाथ बोला था आपने अब उसको प्राइमरी पाथ नहीं बोलना, अब आपने उसको बोलना है सक्सेसर।
अब आपने बोला इसको सक्सेसर, इसका मतलब 220 छोटा है या 440 छोटा है, तो ऑब्वियसली 220 छोटा है, इसका मतलब जो हमारा प्राइमरी पाथ है वो R1 से R2 एंड R2 टू डेस्टिनेशन हमारा जो है सक्सेसर बन जाएगा, एंड R1 टू R3 एंड R3 टू डेस्टिनेशन के हमारा बन जाएगा बैकअप। एंड अब आपने इसको बैकअप नहीं बोलना, अब आपने इसको बोलना है फिजिबल सक्सेसर, एफ डॉट सक्सेसर लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, सॉरी। विजिबल सक्सेसर, लेकिन विजिबल सक्सेसर को नीड करने के लिए कंडीशन है, वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी देन ही ये पाथ टोपोलॉजी टेबल में आएगा एज अ बैकअप पाथ, अदरवाइज ये टोपोलॉजी टेबल में एज अ बैकअप पाथ नहीं आएगा। एक कंडीशन नीड करनी लाजमी है इसकी। अब वो क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि जो बैकअप पाथ बनने के लिए जो इसका एडवर्टाइज डिस्टेंस है which is must be less than the advertised distance of visible distance of successor। मतलब क्या कि जो आपका बैकअप पाथ बनने जा रहा है उसका जो एडवर्टाइज डिस्टेंस होगा जो कि जरूरी है वो छोटा हो सक्सेसर के विजिबल डिस्टेंस के साथ। अब क्या 40 लेस देन है 220 से, यस कंडीशन 2 होगी, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। इसका मतलब अब टोपोलॉजी टेबल में हमारे पास दो राउट्स आ रहे होंगे, टोपोलॉजी टेबल में दो राउट्स हैं टू रीच 100.10.10.0 we have two routes, number 1 10.10.10.0/24 and number 2 20.20.20.0/24। हमारे पास टोपोलॉजी में दो राउट्स आ गए, लेकिन अब राउटिंग टेबल में कौन सा राउट आएगा? यस, अब सबको पता लग गया, राउटिंग टेबल में वही पाथ आएगा जो कि हमारा सक्सेसर है, जिसका विजिबल डिस्टेंस छोटा है 220 है, जिसका मतलब टू रीच 100.10.10.10 we are going to use the network 10.10.10.0/24। तो होप सो आपको इन टर्म्स का पता लग गया व्हाट इज सक्सेसर, विजिबल सक्सेसर, एडवर्टाइज डिस्टेंस क्या होता है एंड विजिबल डिस्टेंस क्या होता है। सो मूव ऑन करते हैं। सो हमने क्या पढ़ा EIGRP की, हम टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ रहे थे, जहां हमने पढ़ा फिजिबल डिस्टेंस के सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, एडवर्टाइज डिस्टेंस क्या है, एडवर्टाइज डिस्टेंस के मेरे नेबर को डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, सक्सेसर क्या हमारा विजिबल पाथ, एंड जो हमारे पास विजिबल सक्सेसर होता है वो हमारे पास होता है बैकअप पाथ। अब बात आती है एक्टिव राउट। एक्टिव राउट इज नॉट गुड, मतलब अगर आपका नेटवर्क डाउन है तो जो आपका राउट है वो एक्टिव राउट कंसीडर किया जाएगा। अगर हम पैसिव राउट की बात करें तो पैसिव राउट का मतलब होता है ऑल गुड्स नथिंग हैपेंड, आपकी कम्युनिकेशन स्मूथली होती है। सो हमने EIGRP की टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी डिस्कशन कर। ओके, अब जो हमारा लास्ट टाइम है वो है लास्ट पार्ट है वो है टाइमर ऑफ EIGRP। अब ये टाइमर्स ऑफ EIGRP में हम पढ़ेंगे कि EIGRP नेबर फॉर्मेशन कैसे करता है। सो नेबर फॉर्मेशन के लिए मैं आपको MS वर्ड भी ले देता हूँ, वहां जाके इसको समझाने की ट्राई करता हूँ। लेट्स सपोज R1 R2 कनेक्टेड है वाया फास्ट इंटरनेट 0/0। ओके, अब नेबर फॉर्मेशन क्या होगी? सबसे पहले R1 सेंड करेगा R2 को हेलो, R2 को वो करेगा हेलो पैकेट्स, हेलो पैकेट सेंड करेगा वाया मल्टीकास्ट एड्रेस व्हिच इज 224.0.0.10। सबसे पहले R1 R2 को हेलो पैकेट सेंड करेगा वाया ऑन मल्टीकास्ट एड्रेस, इसी तरह R2 भी R1 को हेलो पैकेट सेंड करेगा, R1 को हेलो पैकेट सेंड करेगा बिल्कुल इसी तरह मल्टीकास्ट एड्रेस पे 224.0.0.10। इसके बाद क्या करेगा? R1 अपने राउटिंग टेबल की अपडेट सेंड करेगा R2 को, अपडेट R1 R2 को सेंड करेगा अपडेट, और ये किस एड्रेस पे होगी? अगर आपको मैं वर्ड पे दिखाता चलूं कि जो हमारे पास हेलो पैकेट्स होते हैं वो मल्टीकास्ट होते हैं, और जो हमारे पास अपडेट पैकेट्स होते हैं वो हमेशा हमेशा यूनिकास्ट होते हैं। मतलब इनके सोर्स एंड डेस्टिनेशन में राउटर्स का अपना खुद का IP एड्रेस होगा। R1 R2 को अपडेट सेंड करेगा, इसी तरह R2 भी R1 को अपनी अपडेट सेंड करेगा, अपने राउटिंग टेबल की अपडेट सेंड करेगा।
इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हमारे पास है एक्नॉलेजमेंट। अब एक्नॉलेजमेंट क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट कहता है जब R1 R2 को अपडेट सेंड कर देगा, R2 एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा R1 को, R1 R2 को एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा और बोलेगा यस आई हैव रिसीव्ड योर अपडेट। इसी तरह R1 भी R2 को अपनी अपडेट सॉरी एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, उससे बोलेगा यस आई हैव रिसीव्ड योर अपडेट। एंड ये वक्त होगा जब आपकी EIGRP की नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी और इसके जो राउट्स हैं वो इनके राउटिंग टेबल में मौजूद होंगे। सो ये टाइमर्स थे जो हमारे पास EIGRP के थे। और एक टाइमर होता है क्यूरी मैसेज। अब क्यूरी मैसेज क्या होता है कि लेट्स से अगर आपका जो नेबर है वो डाउन हो गया और आपके पास कोई भी फिजिबल सक्सेसर नहीं है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, देन आपका जो राउटर है वो अपने नेबर्स को क्यूरी मैसेज सेंड करेगा और उनसे पूछेगा क्या तुम्हारे पास कोई ऑल्टरनेट वे है कि तुम मुझे डेस्टिनेशन तक पहुंचा दो। सो अगर तो ऑल्टरनेट वे होगा R1 का जो भी कम्युनिकेशन अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी। अगर क्यूरी का रिप्लाई नहीं आया, मतलब कि कोई भी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए पाथ अवेलेबल ना हुआ, तो उसकी एंट्री राउटिंग टेबल में से निकाल दी जाएगी। सो ये कुछ पॉइंट्स थे EIGRP के भी जो हमने डिस्कस किए थे। बकाया हम कुछ पॉइंट्स अपनी लैब के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन। अल्लाह हाफिज।